second CPU scheduling algorithm, which is SJF, shortest job first. जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो कम है मतलब जो छोटी जॉब है उसे पहले कंप्लीट कर दीजिए, ठीक है, इस टर्मिनोलॉजी पे बेस्ड है ये। अब क्राइटेरिया देख लेते हैं हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो सिलेक्शन होगा बस्ट टाइम के अकॉर्डिंग, मतलब जो जिसका बस्ट टाइम कम है उसे पहले सेलेक्ट कर लो, ठीक है। और मोड कौन से होंगे? मोड मैंने बताया दो तरीके के होते हैं, प्रेम्पटिव और नॉन प्रेम्पटिव। प्रेम्पटिव मतलब जो टुकड़ों में एग्जीक्यूट हो, नॉन प्रेम्पटिव जो एक बार में पूरा हो जाए। तो एसडीएफ का जो मोड है वो है नॉन प्रीएम्प्टिव। ओके, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास प्रोसेस गिवन है, मतलब प्रोसेस आईडी गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, बस टाइम गिवन है। ज्ञान चार्ट बना के कोशिश करते हैं करने की, ठीक है। ज्ञान चार्ट आपको पता ही है क्या होता है, टाइम स्ट्रीम होती है जो ये रिप्रेजेंट करती है प्रोसेस, सीपीयू के अंदर कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल थे किस किस टाइम के अंदर, ठीक है। तो ज्ञान चार्ट हमेशा टाइम जीरो से स्टार्ट होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ज्ञान चार्ट हमेशा टाइम जीरो से स्टार्ट होता है। 0 से 1 के बीच में कोई भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है तो इस टाइम पे सीपीयू आइडियल रहेगा। ओके, 1 पे कौन सा प्रोसेस अराइव हुआ है? 1 पे अराइव हुआ है आपका P1। अब इसके पास कोई कंपटीशन ही नहीं है, सिर्फ अकेला यही है, तो इसी का बस टाइम कम भी है, इसी का बस टाइम ज्यादा भी है, तो ठीक है, तो सिर्फ यही शेड्यूल हो जाएगा। आप कंपैरिजन किससे करेंगे? जब एक से ज्यादा चीजें होंगी तभी तो आप कंपेयर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सिर्फ एक ही चीज है तो सब किससे कंपेयर करेंगे? तो वही ज्यादा है वही कम है, मतलब वो अकेली ही सेलेक्ट होगी, ठीक है। तो आपका P1 सेलेक्ट हो जाता है यहाँ, ठीक है। यहाँ मैंने 1 लिख रखा है, P1 एज्यूम कर सकते हैं, लिख ही देता हूँ, ठीक है। P1 P2 P3 P4 P5। तो P1 सेलेक्ट हुआ, P1 कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करेगा? जैसे मैंने बताया नॉन प्रीएम्प्टिव है, एक बार अगर इंट्रोड्यूस हो गया तो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट करके ही निकलेगा। तो 1 से 8 तक, क्योंकि 7 इसका रिक्वायर्ड टाइम है, मतलब 7 यूनिट ऑफ टाइम चाहिए इसे अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए। तो 1 पे इंट्रोड्यूस हुआ है, 8 पे कंप्लीट कर जाएगा। उसके बाद अब 8 तक कौन कौन से प्रोसेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे? 8 तक तो सारे प्रोसेस इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अब हम किस पे सेलेक्ट करेंगे? अब हमें कुछ नहीं करना, बस टाइम पे जाना है, जो सबसे छोटा है उसे उठाना है। बस टाइम पे सबसे छोटा कौन है? P4 है, P4 को उठाया, कितना है? 1 है। तो 8 से 9 के बीच में P4 एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट सबसे छोटा कौन है? P5 है, इसे सिर्फ 2 टाइम यूनिट चाहिए एग्जीक्यूट करने के लिए, तो 9 से 11 तक, ठीक है, P5। अब इससे बड़ा कौन है? P2 है, P2 आया, P2 को कितने टाइम यूनिट चाहिए? 3 टाइम यूनिट चाहिए। तो 11 से 14 तक P2 रहेगा। उसके बाद P4 रहेगा, P3 रहेगा, 4 टाइम यूनिट चाहिए इसे। तो 14 से 4 18 हो गया, ठीक है। तो P4 आपका यहाँ रहेगा। तो ये आपकी टाइम स्ट्रीम हो गई। ये सब क्या होता है आपको, आपने अगर मेरी वीडियो फॉलो कर रहे होंगे तो आप एफसीएफ में तो आपको समझ में आएगा, जो ये है ये इस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है, ये इस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है, ये इस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है, ठीक है, ये इस प्रोसेस का कंप्लीशन टाइम है। तो P1 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 8। P2 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 14। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? ये सॉरी P3 लिखा है यहाँ, ये ये P3 है, ओके। P3 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 18। P4 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 9। P5 का कंप्लीशन टाइम कितना है? 11। तो ये सब आपके कंप्लीशन टाइम आ गए, ठीक है। अब आपको पता ही है टर्न अराउंड टाइम कैसे निकालता है, ऊपर मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, बाकी आप इसे याद कर लीजिए, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद करने का ऐसा इसमें कुछ है नहीं, ओके। तो Ct माइनस एटी, तो यहाँ आ गया 7, Ct माइनस एटी यहाँ आ गया 12, Ct माइनस एटी यहाँ आ गया आपका 15, Ct माइनस एटी यहाँ आ गया आपका 5, Ct माइनस एटी यहाँ आ गया आपका 6। टीएटी माइनस बीटी, वेटिंग टाइम का फॉर्मूला ऊपर गिवन है, टीएटी माइनस बीटी यहाँ आ गया आपका 0, टीएटी माइनस बीटी यहाँ आ गया आपका 9, टीएटी माइनस बीटी यहाँ आ गया आपका 11, टीएटी माइनस बीटी यहाँ आ गया आपका 4, टीएटी माइनस बीटी यहाँ आ गया आपका 4। अब एवरेज निकालने के लिए कुछ नहीं, आप सम कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए। तो हम कर लेते हैं इसमें, बाकी बार बार करने की जरूरत नहीं, आप घर पे भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। ये आपका 20 हो गया, 20, और ये आपका हो गया 19, 20 प्लस 19 प्लस 6, ओके। ये इधर चला जाएगा 25, 25 प्लस 20 45, 45 डिवाइड बाय 5, तो आपका हो गया 9। तो आपका एवरेज टीएटी, एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो है वो आ गया आपका 9, ठीक है। और एवरेज वेटिंग टाइम सिंपली वही ऐड करके डिवाइड कर दीजिए, या ये आपका हो गया 20 और 8, 28 डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये पॉइंट में आएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा आपका 5.6 समथिंग, ओके, राइट। तो ये आपका हो गया एवरेज वेटिंग टाइम, राइट। टेक अनदर एग्जांपल ऑफ SJF, shortest job first, okay।
Please make a note. If burst time of more than one process is same, then take its arrival time. Okay. If burst time is same, then take smallest arrival time. And take a hypothetical situation in which burst time and arrival time both are same. Then take process ID. Okay. Because process ID cannot be same. Okay. Take this question. Make Gantt chart. Gantt chart क्या है वो अब आपको पता होना चाहिए, फिर मैं बता देता हूँ। ये टाइम रिप्रेजेंटेशन है सीपीयू का कि प्रेजेंट टाइम कौन से पॉइंट ऑफ टाइम पे कौन सा प्रोसेस अवेलेबल था सीपीयू के अंदर। ओके, तो टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है, कोई सा भी नहीं है। टाइम 1 पे भी कोई नहीं है। तो टाइम 2 तक सीपीयू जो है वो आइडियल कंडीशन में है। ठीक है, टाइम 2 पे P4 इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब SJF है वो कौन सी मोड को यूज करता है, वो नॉन प्रीएम्प्टिव मोड को यूज करता है। ओके, तो जो एक बार इंट्रोड्यूस हुआ वो कंप्लीट होके ही बाहर निकलेगा। तो 2 पे हुआ 19 चाहिए तो कितना हो गया 21। 2 से 21 के बीच में P4 रहेगा। उसके बाद 21 तक कौन कौन से प्रोसेस आ चुके हैं, 19 आ चुका है, 17 आ चुका है, मतलब P5 और P6 आ चुके हैं, और P3 भी आ चुका है। अब कंपेयर करेंगे इन तीनों के बस टाइम को। तो तीनों में से सबसे छोटा बस टाइम कौन सा है, ये P6 है। तो P6 एग्जीक्यूट करेगा। 21 से 15 चाहिए उसे, तो कितना 36, राइट। उसके बाद अब 36 पे कौन कौन से आ चुके हैं, सब आ चुके हैं, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है। ठीक है, तो कौन कौन से एग्जीक्यूट कर चुके हैं आप साथ के साथ या मार्क कर लीजिएगा, वरना बाद में हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। तो अब बचे हुए प्रोसेसेस में से सबसे छोटा बर्स्ट टाइम किसका है, P1 का है, P1 का है, और वो कितना है 18 है। ठीक है, तो P1 है, 36 पे इंट्रोड्यूस हुआ है, 18 उसको चाहिए, तो कितना है, क्या कर लीजिए 36 प्लस 18 कर लीजिए आप। 8 और 6 4, मतलब 8 और 6 यहाँ 4 हो गए, हाथ से लगा 1, 4 और मतलब 54 हो गए यहाँ 54। ठीक है, तो 54 पे आपको मतलब टाइम 54 पे कौन कौन से प्रोसेसेस अवेलेबल हैं, P2 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है, P5 अवेलेबल है। अब देखते हैं सबसे छोटा बस टाइम किसका है, इन दोनों का है। P3 और P5 का सेम बस टाइम है। ठीक है, सेम बस टाइम है। तो अब हम देखेंगे अराइवल टाइम को, किसका छोटा अराइवल टाइम है। तो P5 का अराइवल टाइम छोटा है, तो क्या करेंगे, P5 को इंट्रोड्यूस करा देंगे सीपीयू को। ठीक है, P5 इंट्रोड्यूस हो गया है, तो अब 54 प्लस 23, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 7 77। ठीक है, अब 77 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल हैं, P2 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है। ठीक है, P2 का है 27, P3 का है 23, तो 23 पहले होगा। ठीक है, तो P3 इंट्रोड्यूस हो गया, 77 प्लस 23, 77 प्लस 23, तो ये जीरो एक आपका यहाँ आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा पूरा। ओके, 100 पे अब आपका टाइम 100 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, P2 अवेलेबल है, तो डायरेक्टली उसे मिल जाएगा। तो P2 को मिल गया, और कितनी देर चाहिए उसे, 27 चाहिए, तो 100 से 27, तो 127 तक हो गया। ओके बात, तो कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं हम, जैसे कि आपको पता ही है ये सब इसके कंप्लीशन टाइम है। ओके, अब इसे आप यहाँ नोट डाउन कर सकते हैं, कंप्लीशन टाइम। वेक्टर क्रिएट कर लीजिए, कॉलम को वेक्टर भी बोलते हैं, ये आपको टर्मिनोलॉजी याद करनी पड़ेंगी, वैसे अगर यूज करते रहेंगे तो याद हो जाएंगे। ठीक है, P2 का कंप्लीशन टाइम 127, P3 का कंप्लीशन टाइम 100, P5 का कंप्लीशन टाइम है आपका 77, P1 का कंप्लीशन टाइम है आपका 54, P6 का कंप्लीशन टाइम है आपका 36, P4 का कंप्लीशन टाइम है आपका 21। ओके, अब आपका आ गया टर्न अराउंड टाइम TAT, जो हमें कैलकुलेट करना है, एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम। ठीक है ना, तो अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख ही रखा है, CT माइनस AT, तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। 54 पे कंप्लीट हुआ, 24 पे अराइव हुआ, तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 30। 127 पे कंप्लीट हुआ, 15 पे अराइव हुआ था, तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 112। ठीक है, 100 पे कंप्लीट हुआ है, 21 पे अराइव हुआ था, तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 100 माइनस 21, तो ये आ गया आपका 79। ओके, 21 पे कंप्लीट हुआ, 2 पे अराइव हुआ था, तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 19। 77 पे कंप्लीट हुआ है, 19 पे अराइव हुआ था, तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया 77 माइनस
19, ये इधर चला जाएगा, 17 माइनस 9 यहाँ आपका आ गया 8, और ये क्या बोलते हैं यहाँ आपका 6 बज गया 5, 56। ओके, 36 पे कंप्लीट हुआ, 17 पे अराइव हुआ, तो 36 माइनस 17, तो सेम यहाँ कर दीजिए, 9 बच जाएगा, यहाँ 2 में से 1 चला गया, 19 आ जाएगा। ओके, उसके बाद आपको वेटिंग टाइम निकालना है। वेटिंग टाइम के लिए क्या करना है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, तो 30 माइनस 18 12, 112 माइनस 27 कितना होगा, कैलकुलेट करके देख लीजिए। 112 माइनस 27, तो ये आपका 3 तो इधर चला गया, और इधर 12, 12 माइनस 5 5, 27, एक इधर चला गया, ये इधर आ गया 27 इधर 8, फिर 85। ओके, ये हो गया। टर्न अराउंड टाइम आपका 79, और बस टाइम आपका 23, तो माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया, 56। ओके, 19 है, 19 है, 0 आ गया, 56 है, 23 है, तो 33 आ गया आपका, 19 है, 15 है, तो 2 आ गया। ओके, अब सबको ऐड कर दीजिए और काउंट से डिवाइड कर दीजिए, आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम और एवरेज वेटिंग टाइम निकल जाएगा। राइट, ठीक है। इसमें जो मेरे को मेन पॉइंट समझाना, तो आपको यही समझाना था कि अगर बस टाइम सेम सेम हो तो अराइवल टाइम ले लीजिए, और अगर बाई चांस अराइवल टाइम भी सेम हो तो प्रोसेस आईडी ले लीजिए। नाउ टेक द थर्ड सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम व्हिच इज SRTF, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये SJF का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, मतलब अगर मान लीजिए अगर आप मोड चेंज कर देंगे, जैसे मान लीजिए SJF में क्या था, नॉन प्रीएम्प्टिव था, अब मैंने नॉन मिटा दिया, तो अब ये क्या हो गया, प्रीएम्प्टिव हो गया खाली। ठीक है, तो SJF और SRTF में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, मोड का, मतलब ऑपरेशन मोड का डिफरेंस है। ठीक है, अब प्रीएम्प्टिव में क्या होता है, आप एक यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेंगे, एक यूनिट एग्जीक्यूट करा, फिर दोबारा आप रेडी से, एक यूनिट एग्जीक्यूट करने के बाद ना रेडी से, मतलब जो आप रेडी से रन में गए थे वापस आप रेडी स्टेट में ही आ जाएंगे। ठीक है ना, आप रेडी में सेलेक्ट हुए, वहां गए, एक रन में गए, एक यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करा, फिर दोबारा आप रेडी में आ गए, रेडी में आके अपने उसके लिए टर्न के लिए वेट करने लगे। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा कि एक यूनिट ऑफ टाइम ही एग्जीक्यूट होगा, फिर दोबारा एल्गोरिदम वर्क करेगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जांपल ले रहे हैं हम, आपके प्रोसेस आईडी गिवन है, अराइवल टाइम गिवन है, बस टाइम गिवन है, सेम ज्ञान चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ज्ञान चार्ट क्या होता है, टाइम स्ट्रीम होती है। अब यहाँ देखने वाली बात है, हम सबसे पहले देखते थे कि जो एक बार सेलेक्ट हो गया वो कंप्लीटली एग्जीक्यूट होता है, लेकिन नहीं, यहाँ ऐसा नहीं होगा। आप जो भी सेलेक्ट होगा एक यूनिट ऑफ टाइम एग्जीक्यूट करेगा, फिर दोबारा रेडी स्टेट में जाएगा, वेट अपने टर्न के लिए वेट करेगा। ठीक है, तो इसे ट्राई करते हैं क्वेश्चन को। टाइम 0 पे कोई प्रोसेस अवेलेबल है, कोई नहीं है, तो टाइम 0 से टाइम 1 तक क्या होगा, सीपीयू जो है वो आइडियल स्टेट में है। ठीक है, अब टाइम 1 पे P1 आया है, इकलौता है, तो कोई कंपटीशन नहीं है, बस टाइम अपने आप ही कम हो जाएगा, तो 1 से 2 तक एग्जीक्यूट होगा क्या, P1। अब P1 का टाइम क्या होगा, 3 से 4 हो जाएगा, क्योंकि एक टाइम यूनिट एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, अब टाइम 2 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, P1 अवेलेबल है, P2 मतलब P1 अवेलेबल है, P2 अवेलेबल है। अब देखेंगे दोनों का बस टाइम कंपेयर करेंगे, बस टाइम कंपेयर करके देखा तो P2 का कम है, तो P2 का एक बस टाइम कम कर देंगे, तो 2 से 3 तक P2 ने एग्जीक्यूट करा है। ठीक है, 2 से 3 तक P2 ने एग्जीक्यूट करा है। अब इसके बाद टाइम 3 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, P1 P2 P3। ठीक है, अब देखेंगे इन तीनों में से सबसे कम बस टाइम किसका है, P2 का कम है, तो P2 ही दोबारा एग्जीक्यूट करेगा, 3 से 4 के बीच में P2 ने एग्जीक्यूट करा। ठीक है, अब टाइम 4 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, P2 तो कंप्लीट हो चुका है, 1 भी मतलब 0 हो चुका है, तो P2 कंप्लीट हो चुका है, टर्मिनेट कर जाएगा P2, बाकी बचे ये तीनों। ठीक है, P1 P3 P4, ये तीनों अवेलेबल है टाइम 4 पे। अब इनमें से कौन सा सेलेक्ट होगा, ठीक है, जिसका बस टाइम सबसे कम होगा, P2 का, P3 का बस टाइम सबसे कम है। तो अब जब कोई नया प्रोसेस अराइव नहीं होने वाला है, तो आप चाहे तो अब SJF अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा, क्योंकि दूसरे तो वो पहले ही छोटा है और कोई नया आने वाला नहीं है। मान लीजिए एक ग्रुप में 3 बंदे बैठे हैं, ठीक है, अगर कोई नया बंदा इंट्रोड्यूस ही नहीं होने वाला, तो जो उस कमरे में सबसे छोटा है वो छोटा ही रहेगा ना, जो प्रेजेंट टाइम पे छोटा है वो मतलब आगे भी छोटा ही रहेगा, अगर कोई नया बंदा उसके लिए इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला, तो ये 2 सबसे छोटा है। अब जब तक कोई नया प्रोसेस इंट्रोड्यूस ना हो तब तक ये छोटा ही रहेगा, तो हम यहाँ SJF भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हैं कैलकुलेशन जल्दी करने के लिए।
ये एग्जीक्यूट तो वैसे ही करेगा कि एक, जैसे मान लीजिए पूरा मैं एक एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, अगली बार से हम एसडीएफ अप्लाई करके देख लेंगे। P3 गया, P3 4 से 5 तक एग्जीक्यूट हुआ, ये 1 हो गया। अब फिर दोबारा इन तीनों में कंपैरिजन होगा, फिर दोबारा P3 सेलेक्ट होगा क्योंकि सबसे कम उसी का है। ठीक है, तो 5 से 6 तक P3 चला गया। अब इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन होगा, कौन सा प्रोसेस जाएगा। अब देखो दोनों का बस टाइम मैच कर गया, तो हम क्या कंपेयर करेंगे, अराइवल टाइम। सेम एसडीएफ में जैसे कंपेयर करा था हमने, वैसे ही हम यहाँ कंपेयर करेंगे। 1 और 3, तो 1 छोटा है तो इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे, तो P1 आएगा। 6 से 7 के बीच में P1 आ गया, ये 2 हो गया। अब 7 से 8 के बीच में, 7 से 8 के बीच में दो प्रोसेस अवेलेबल है। टाइम 7 पे दो प्रोसेस अवेलेबल है, छोटा किसका, P1 का छोटा है। ठीक है, तो P1 सेलेक्ट हो गया। अब 8 पे दो प्रोसेस अवेलेबल है, 1 और 4। अब भी P1 का ही छोटा है, तो P1 1 टर्मिनेट कर जाएगा। 9 पे सिर्फ एक प्रोसेस अवेलेबल है, P4, तो इसे डायरेक्टली प्रोवाइड करवा दीजिए। P4 ये 9 पे ये रहेगा, P4 10 पे भी यही रहेगा, 11 पे भी यही रहेगा, 12 पे भी यही रहेगा, 13 पे टर्मिनेट हो जाएगा, सॉरी 12 पे टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, 12 पे टर्मिनेट हो जाएगा P4। राइट, अब देख रहे हैं आप, ये रिपीट लिख रहे हैं हम, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो आप चाहें तो एक बार में लिख सकते हैं कि 6 से 9 तक P1 रहेगा, 9 से 12 तक वो P4 रहेगा। राइट, हम अगली बार से वैसे लिखेंगे। तो अब कंप्लीशन टाइम लिख लेते हैं हम सबका। P4 कब कंप्लीट हुआ, 12 पे, तो कंप्लीशन टाइम कब है, आप पीछे से फॉलो कीजिए। ठीक है, जब भी लास्ट अकरेंस हो वही उसका कंप्लीशन टाइम है। P1 कब कंप्लीट हुआ, 9 पे। P3 कब कंप्लीट हुआ, 6 पे। P2 कब कंप्लीट हुआ, 4 पे। राइट, तो अब हमें क्या निकालना है, टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम कैसे निकलता है, आपका जो टर्न अराउंड TAT निकलता है, TAT वो निकलता है CT माइनस AT। तो आपका कंप्लीशन टाइम गिवन है 9 माइनस 1 8, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 3 3, 12 माइनस 4 8। राइट, अब लास्टली हम निकाल लेते हैं वेटिंग टाइम। वेटिंग टाइम कैसे निकालेंगे, बस टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम हमें गिवन है, बस टाइम हमें गिवन है, तो माइनस करके निकाल लेते हैं। 8 माइनस 4 4, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 1, 8 माइनस 3 5। ओके, अब हमें हमेशा एवरेज निकालना होता है क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में एवरेज पूछा जाता है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा, हो सकता है वो ये पूछे कि P4 का वेटिंग टाइम क्या है, तो आपको भी तब भी ये पूरा करना पड़ेगा और P4 का वेटिंग टाइम निकालना पड़ेगा। ये पूछ सकता है P2 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, या P2 का वेटिंग टाइम क्या है, या P3 का टर्न अराउंड टाइम क्या है, तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। लेकिन आपको इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके, मैक्सिमम चांस है कि क्वेश्चन में पूछा जाए एवरेज वेटिंग टाइम और एवरेज टर्न अराउंड टाइम। तो हम एवरेज, तो अगर हम एवरेज निकालते तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, क्योंकि एवरेज के लिए हमें सब कुछ निकालना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम मैक्सिमम प्रैक्टिस कर रहे हैं एवरेज की। ओके, एवरेज में क्या करना है, सबको सम कीजिए, डिवाइड बाय 4 कर दीजिए। कर लीजिएगा आप, वरना मैं करके दिखा मतलब ये मैं कर देता हूँ। ये होगा 21, 21 डिवाइड बाय 4, ये हो गया आपका 10, 10 डिवाइड बाय 4, 2.5, ये हो जाएगा 5.25। राइट, टेक another example of SRTF. Okay, take this, note this question, try to solve it. Right, make the Gantt chart. Okay, Gantt chart is the time representation of time chart of the CPU, which represent on which particular time which process is available in the CPU. Okay, right, तो टाइम 0 पे कौन सा प्रोसेस था, कोई भी नहीं था। टाइम 0 से 1 पे आइडियल था CPU। टाइम 1 पे P5 इंट्रोड्यूस हुआ। अब जैसे कि ये नॉन प्रिएम्प्टिव अप्रोच है, मतलब नॉन प्रिएम्प्टिव मोड में एग्जीक्यूट करती है, तो यहाँ क्या होगा, P5 आया, 2 तक रुकेगा। ठीक है, अब फिर दोबारा रेडी क्यू में चला जाएगा, अब दोबारा यहाँ आएगा। ठीक है, अब दोबारा फिर इन दोनों में टाइम 2 पे चेक होगा कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, कोई भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन P5 अवेलेबल है, तो P5 फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा 3 पे। तो ये यहाँ का 2 टाइम एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, 10 से 8 तक। ठीक है, उसके बाद टाइम, अब रहे टाइम 3। टाइम 3 पे कौन कौन सा प्रोसेस अवेलेबल है, P5 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है। दोनों में से कम बस टाइम किसका है, P3 का है। तो ठीक है, तो हम 3 से 4 तक और 4 से 5 तक
जैसे आप मान लो 4 पे भी कोई अवेलेबल नहीं है और ये छोटा है तो छोटा ही रहेगा, या मान, चलो बड़ा करके कर लेते हैं, 3 से 4 तक P3 आया, एक कट गया, 5 हो गया। फिर 4 पे मतलब टाइम 4 पे देखेंगे दो ही प्रोसेस अवेलेबल है, कौन सा छोटा है, P3 छोटा है, फिर दोबारा यही होगा, तो ये यहाँ 4 बच गया। ठीक है, तो 3 से 5 के बीच में यहाँ कौन रहने वाला है, P3, राइट। अब उसके बाद है 5 पे, टाइम 5 पे 3 प्रोसेस अवेलेबल हैं, P3 P4 P5। अब टाइम किसका सबसे कम है, P4 का सबसे कम है, एग्जीक्यूशन टाइम 2 है। ठीक है, तो अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं। देखो 6 पे कोई आने वाला है, नहीं आने वाला, डायरेक्ट 7 पे आने वाला है, तो डायरेक्ट आप 2 चला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ आपका P4, यहाँ आपका P4 चला गया, 2 0 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब टाइम 7 पे कौन कौन से प्रोसेस इंट्रोड्यूस हो गए हैं और कौन कौन से अवेलेबल हैं। P6 इंट्रोड्यूस हुआ है, P5 पहले से ही था, P3 पहले से ही था, P4 था, कंप्लीटली एग्जीक्यूट हो गया तो टर्मिनेट हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये 3 प्रोसेस अवेलेबल हैं। सबसे कम बस टाइम किसका है, P6 का सबसे कम है। ठीक है, P6 कितना यूज होगा, देखो नेक्स्ट कब आने वाला है, 9 पे आने वाला है, तब तक के लिए यही छोटा है तो ये छोटा ही रहेगा, तो 9 तक एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, 1 आ गया ये। अब यहाँ 9 पे कौन कौन से प्रोसेस हैं, P6 है, P5 है, P3 है, P2 इंट्रोड्यूस हुआ है। अब आपके पास 4 प्रोसेस है। ठीक है, अब आप बस टाइम कंपेयर करेंगे तो दो प्रोसेस का बस टाइम सेम है, 1 और 1 है। तो जब बस टाइम सेम हो तो हमें क्या करना होता है, तब हम करते हैं अराइवल टाइम को कंपेयर, किसका छोटा और अराइवल टाइम है, मतलब कौन पहले इंट्रोड्यूस हुआ था सिस्टम में। P6 पहले इंट्रोड्यूस हुआ था तो P6 को हम टर्न देंगे, तो दोबारा P6 ही वर्क करेगा एक यूनिट ऑफ टाइम के लिए, क्योंकि एक यूनिट में उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया। तो 10 पे ये 0 हो गया। अब 10 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, P2 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है, P5 अवेलेबल है। सबसे कम कौन किसका है, P2 का है। P2 आएगा 1 यूनिट ऑफ टाइम के लिए एग्जीक्यूट करेगा क्योंकि इसका 1 ही है, और फिर टर्मिनेट कर जाएगा। तो टाइम 11 पे कौन कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, P5 अवेलेबल है, P3 अवेलेबल है, P1 इंट्रोड्यूस हुआ है, P2 टर्मिनेट हो गया, P6 भी टर्मिनेट हो चुका है, P4 भी टर्मिनेट हो चुका है, ये तीनों प्रोसेस अवेलेबल है। अब देखो 3 ही है, नया कोई इंट्रोड्यूस नहीं होने वाला, तो अब आप यहाँ से SGF लगा सकते हैं। ठीक है, SGF क्या होता है, जो सबसे छोटा है पहले उसे कंप्लीट कर दो, शॉर्टेज जॉब फर्स्ट। ठीक है, तो शॉर्टेज जॉब कौन किसकी है, P3 की है, तो डायरेक्टली 4 चला सकते हो आप। ठीक है, 1 मतलब 11 से 4 15 हो गया। उसके बाद आप P1 पे आए, ये मतलब P1 और P5 अवेलेबल है आपके पास, P1 और P5 अवेलेबल है, दोनों का बस टाइम आप देखेंगे सेम है। ठीक है, तो अब आप किसे कंपेयर करेंगे, आप करेंगे अराइवल टाइम को कंपेयर। अराइवल टाइम किसका कम है, P5 का अराइवल टाइम कम है, तो पहले P5 एग्जीक्यूट होगा। अब मैं बता रहा हूँ डायरेक्टली आप पूरा कर सकते हैं, क्योंकि अब ना तो कोई नया इंट्रोड्यूस होने वाला है और ये घट रहा है, तो ये घटता ही मतलब ये छोटा ही बनेगा, तो आप डायरेक्टली इसे SGF की तरह कंप्लीट कर सकते हैं क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए। वैसे आप चाहें तो लंबा करके भी कर सकते हैं, लेकिन तो कोई फायदा नहीं है, खाम का क्वेश्चन लंबा ही खींचने वाला, मतलब वो सेम ही वर्क हो रहा है। तो जल्दी करने के लिए क्वेश्चन के लिए ये आपको थोड़े बहुत इंट्यूशन बिल्ड करने पड़ेंगे कि हाँ ये फॉलो हो रहा है तो यही मुझे करना है। ठीक है, अब आप 15 पे हैं, 8 टाइम आपको चाहिए तो कितना हो गया, 23 हो गया, राइट। 23 पे अब कौन से प्रोसेस अवेलेबल है, सिर्फ एक प्रोसेस अवेलेबल है जिसे 8 की, तो आप इसे इंट्रोड्यूस करा देंगे, लास्ट यहाँ 31 पे ये टर्मिनेट हो जाएगा, P1, राइट। तो आप सबका कंप्लीशन टाइम लिख सकते हैं आप। ठीक है, P1 का कंप्लीशन टाइम, P5 का कंप्लीशन टाइम, P3 का कंप्लीशन टाइम, P2 का कंप्लीशन टाइम, P6 का कंप्लीशन टाइम, तो नोट डाउन कर लेते हैं। कंप्लीशन टाइम और P1 31 आ गया, P2 का कंप्लीशन टाइम 11 आ गया, P3 का कंप्लीशन टाइम 15 आ गया, P4 का कंप्लीशन टाइम 7 आ गया, P5 का कंप्लीशन टाइम 23 आ गया, P6 का कंप्लीशन टाइम 10 आ गया। ठीक है, राइट। अब आपको कैलकुलेट करना है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम के लिए आपको सिंपली CT माइनस 80 करना है, तो ये तो हो गया 20, ये हो गया 2, ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 22, ये हो गया आपका 3, ये हो। अब आपको वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। वेटिंग टाइम आपको पता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, 20 माइनस 8 12 हो गया, 2 माइनस 1 1 हो गया, 12 माइनस 6 6 हो गया, 2 माइनस 2 0 हो गया, 22 माइनस 10 आपका 12 हो गया, 3 माइनस 3 यहाँ आपका 0 हो गया। अब आप एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं, सबको सबको सम कीजिए, डिवाइड बाय काउंट कर दीजिए। ठीक है, चाहे तो मैं करके दिखा सकता हूँ, ये 14 हो गया, ये 24 हो गया, ये 24 और 14 प्लस 24 प्लस 23 ये आपका हो गया 60,
61, ओके, डिवाइड बाय 6, 10.16, ये आपका हो गया टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, अब आपको कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, तो इस सबको ऐड कर दीजिए, 12 प्लस 12 24 प्लस 1 25 और 30, 25 प्लस 6 31 डिवाइड बाय 6, ये हो गया 5.16, राइट। तो ये आपका टर्न अराउंड एवरेज टर्न अराउंड टाइम हो गया और ये आपका हो गया एवरेज वेटिंग टाइम। इस क्वेश्चन से मैं आपको 3 पॉइंट ध्यान रखना है। सबसे पहले, अगर दो बस टाइम सेम है तो आपको वेटिंग टाइम मतलब एवरेज अराइवल टाइम देना है, और दो अराइवल टाइम सेम है तो आपको प्रोसेस प्रोसेस आईडी देखनी है। ठीक है, राइट। टेक दिस क्वेश्चन, ओके। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मतलब गेट में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो कोशिश कीजिए इसे खुद करने की। पहले एक बार कुछ मतलब वीडियो पॉज करके आप इसे करने की कोशिश कीजिए, मैं फिर करता हूँ, राइट। मैं आपके लिए क्वेश्चन एक बार रीड कर देता हूँ। कंसीडर थ्री प्रोसेस ए बी सी टू बी शेड्यूल्ड एज पर SRTF algo, okay. The process A is known to be scheduled first, where A has been running for 7 unit, so A goes to 7 unit, okay. Then process C has arrived and run for 1 unit, so process B 1 unit. then process B then process B have arrived and run for 2 unit and completes its execution, so B run for 2 unit, okay. अब आपको फाइंड करना है प्रोसेस ए और बी का बस टाइम, जो मिनिमम बस टाइम पॉसिबल है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले ए आया, तो पहले ए अराइव हुआ होगा। ए के बस टाइम में से 7 एग्जीक्यूट हो चुके हैं, तो जो भी इसका बस टाइम होगा वो प्लस क्या होगा, जो सी का बस टाइम होगा, और एक ज्यादा, कम से कम एक ज्यादा होना चाहिए क्योंकि अराइवल टाइम इसका कम है। हमने पीछे देखा था ना, अगर मान लो दो प्रोसेस का बस टाइम सेम है तो उस पे शेड्यूल करते हैं जिसका अराइवल टाइम कम हो। इसका अराइवल टाइम कम है और इसे इसे चांस नहीं मिला शेड्यूल होने का, तो क्या इसका बस टाइम सी के बस टाइम से कम एक ज्यादा होगा, तो 1 प्लस सी बस टाइम। ठीक है, अब सेम सिनेरियो आता है सी के लिए। सी बी से पहले अराइव हुआ है, तभी उसका बस टाइम फालतू होने के बावजूद भी पहले एग्जीक्यूट हो गया वो थोड़ा सा। ठीक है, तो सी का बस टाइम कितना होना चाहिए, बी के बस टाइम से कम एक ज्यादा होना चाहिए। एक ज्यादा क्यों होना चाहिए, अगर बराबर होता तो बी को मौका मिलता ही नहीं, सी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता अपनी। ठीक है, तो इसका एग्जीक्यूशन सी का बस टाइम कम से कम 1 प्लस बी होना चाहिए, 1 प्लस बी। ठीक है, अब बी की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। बी का बस टाइम है आपका 2, तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, सी की वैल्यू हो गई आपकी 2 प्लस 1, तो आपका ये हो गया 4, तो सी का बस टाइम हो गया आपका 4। ओके, उसके बाद आ गया आपका सी का बस टाइम हो गया 4, तो अब ए का बस टाइम कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 7, तो ये हो गया 5 प्लस 7, ये हो गया 12, ये हो गया 4, तो ये हो गया 12 और 4, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, राइट।